नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां पर प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद जागा है परिवहन विभाग। तो ये असर है प्राइम टीवी की खबर का, जिसमें जालौन में बड़ी कार्रवाई होते सामने आई है। विभाग की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है और चेकिंग अभियान के जरिए पकड़े गए हैं ओवरलोड ट्रक। ये बड़ी कार्रवाई परिवहन विभाग की जालौन में आधा दर्जन ट्रकों को पकड़कर चालान किया गया है और 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद परिवहन विभाग जालौन में नींद से जागा और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 5 लाख रुपए की चालान कार्रवाई, जुर्माने की कार्रवाई को जालौन में अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर चलने के बाद जालौन में परिवहन विभाग नींद से जागा है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर विभाग हरकत में आया और बालू माफियाओं के होश पाख्ता कर दिए। तो सूबे में पुलिस लगातार सक्रिय, वहीं चोरों की घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस रात्रि गश्त करने के साथ ही सघन चेकिंग अभियान भी चला रही है। वहीं आज मथुरा और औरैया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां मथुरा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं औरैया में भी 2 वाहन चोरों ने गेस्ट हाउस से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से उन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में गोवर्धन पुलिस के द्वारा जब सकरावा बाईपास पर चेकिंग करी जा रही थी तो एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रोका गया और उस मोटरसाइकिल का कागज़ मांगे गए तो वो उसको दिखाने में नाकामयाब रहे। जब उनसे विस्तृत पूछताछ करी गई तो ये सामने आया कि वो जो हैं मोटरसाइकिल चोर हैं। उनकी निशानदेही पर 1 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनके पास से 2 तमंचे और 300 रुपया भी बरामद हुआ है। इनसे इन तीनों का नाम, एक तो कैफ उर्फ कुम्फी है, दूसरा भगवान सिंह है, तीसरा अजरू है। ये मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। यहाँ पर आकर के मथुरा ज़िले में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करते थे और ले जा करके उसको राजस्थान में बेच देते थे। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास भी है और ये अंतर्राज्यीय वाहन चोर हैं। इनका जो यहाँ का इतिहास है वो जो है कुम्फी के ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं तथा इसके अन्य साथियों पर भी मुकदमे हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी भविष्य में, तथा और जो भी रिकवरी हो सकेगी हम लोग इनसे पूछताछ करके उसको भी रिकवर करने का प्रयास करेंगे। ये आगामी लोकसभा चुनाव को उधर सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के सत्ताधारी नेताओं ने बीजेपी को हराने को लेकर इंडिया गठबंधन किया है। जो नेता लगातार बीजेपी के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे, अब वही विपक्षी पार्टियां बीजेपी का दामन थाम रही हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संजय गर्ग ने कई लोगों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत सम्मान किया। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जितनी भी गरीब कल्याण योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार ने चलाई हैं, बिना किसी जाति धर्म के सबको बराबर की हिस्सेदारी देने का काम जिस तरह से किया गया, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी में जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में अपशब्द और राम का अपमान करने की कोशिश करने की बात की गई, उन तमाम चीज़ों से व्यथित होकर और सर्व समाज के निर्णय के आधार पर मैंने और ज़्यादा राजनीति को सेवा का सूत्र मानते हुए कि मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से कहाँ सेवा कर सकूं, उस रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया है। पार्टी ज्वाइन की है या चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ये तो जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका ईमानदारी के साथ निर्वाह करेंगे। उधर भाजपा से टिकट मिलने के बाद पहली बार अंबेडकर नगर पहुंचे रितेश पांडे का जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान पांडे के काफिले में 1000 से ज्यादा गाड़ियां शामिल रहीं। आपको बताते चले कि सपा विधायक राकेश पांडे के बेटे बाहुबली पवन पांडे और कक्कू पांडे के भतीजे हैं रितेश पांडे, जो हाल ही में बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष महासचिव अविनाश पांडे के साथ प्रांतीय प्रभारी
जनाब तौकीर आलम के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के जिलाध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भाजपा की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी थी तथा साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी चंदे की पूरी जानकारी 6 मार्च 2024 से पहले सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। वहीं एसबीआई ने 30 जून तक डाटा को देने के लिए समय मांगा है, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। महाशिवरात्रि पर वृंदावन के प्रमुख महादेव मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ेगा। जहां एक तरफ कांवड़िया गंगा जल से शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे तो वहीं वृंदावन के गोपेश्वर महादेव, राधा बल्लभेश्वर, टालेश्वर, बिहारेश्वर मंदिर में 8 मार्च को महाशिवरात्रि की धूम रहेगी। फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बीजेपी की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है, जिस पर एसबीआई को सारी जानकारी 6 मार्च को ईसी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसबीआई ने 30 जून तक डाटा को देने के लिए समय मांगा है। इसे लेकर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। सुल्तानपुर में गुरुवार को अयोध्या मंडल के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने दौरा किया है। इस बीच सरकारी चश्मा लगाकर अधिकारियों का निरीक्षण कराया गया। वहीं डिप्टी कमिश्नर अजयकांत सैनी के कलेक्ट्रेट अभिलेखागार में फाइल गायब होने का सवाल किया तो अभिलेखागार के कर्मचारी हैरत में पड़ गए। डिप्टी कमिश्नर कलेक्ट्रेट के अभिलेखागार पहुंचे, जहां पर उन्होंने फाइलों के मुआयना के साथ दस्तावेजों की पड़ताल भी की। देखिए, निरीक्षण में कोई ऐसी विशेष खामी नहीं पाई गई। व्यवस्थाएं अच्छी हैं और जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट को तहसील में व्यवस्थाओं को बहुत सुधारा है। समीक्षा में देखा गया कि न्यायालय में बड़ा अच्छा काम हुआ है और डिस्पोजल जो ग्रीवांसेस का है उस पर भी बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। रिकॉर्ड कीपिंग भी अच्छी है। कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड्स को कैसे हम लोग बेहतर संरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में कुछ दिशा निर्देश दिया गया है और कैसे डिजिटाइज किया जाए हमारे रिकॉर्ड्स को, ताकि जो रिकॉर्ड्स खराब होने की स्थिति में है उनको हम लोग संरक्षित रख सकें। इसके लिए भी कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया। सर, चुनाव नजदीक है, इसके लिए कुछ मीटिंग? चुनाव की समीक्षा भी हम लोग करेंगे। इसके बाद चुनाव की समीक्षा लगातार की जा रही है। आयोग द्वारा भी लगातार डीएम्स को विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी कंप्लायंस को चेक करने के लिए हम लोग आए हैं। राजधानी के सरोजनी नगर तहसील परिसर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। इस दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि सरोजनी नगर में किसानों से झूठे वादे कर उनकी जमीन को अपने नाम लिखवा लेते हैं। मांगे ये हैं, 4 महीने पूर्व हमारे एक किसान हैं मोहनलालगंज क्षेत्र के, उनकी ज़मीन बंथरा क्षेत्र में किसी बिल्डर ने 25 लाख रुपए दे करके 2.5 बीघा ज़मीन खरीदी, बगैर उपनिबंधक के हस्ताक्षर, बगैर पेशकार के हस्ताक्षर। बयान भी लिया गया तो बयान देने से मुकर रही उपनिबंधक कि हमारे सामने कुछ हुआ नहीं। इस संबंध में 4 महीने से लगातार हम जिला अध्यक्ष दिनेश यादव लखनऊ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, हमारे युवा जिला अध्यक्ष राधेश्याम एवं पीड़ित किसान लगातार तहसील सरोजनी नगर, आयुक्त महोदय, थानेदार सरोजनी नगर, नगर सरोजनी नगर, यानी समस्त कोई विभाग बचा नहीं जहां हमने ज्ञापन और प्रार्थना पत्र नहीं दिया। हमारे साथ हमारा प्रारंभिक जमीन लिखाई है पूरी। किसने लिखाया? साहब राजकरण में बेचा था, रशीद अहमद को नहीं का मुसलमान है। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम वैसे जन्मभूमि हमारी खटोला है, लेकिन दयालपुर में रह रहे हैं। अच्छा, खटोला की ज़मीन बेची गई? हाँ, खटोला की ज़मीन बिकी। कितनी ज़मीन बिकी है? 2.5 बीघा। क्या बात हुई थी उसमें, क्या मिला आपको? 25 लाख हमको दिया और 18 बीघा ज़मीन हमने बेचा और उसने फ्रॉड में 2.5 बीघा लिखा लिया।
सिद्धार्थनगर के इटवा विकासखंड में भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने धरना प्रदर्शन कर खंड विकास अधिकारी राजकुमार को मुख्यमंत्री को संबोधित अपना 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने जिलाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव की अगुवाई में यह मांग उठाई है कि इसके पहले जितने भी ज्ञापन दिए गए उनकी मांगों को पूरा किया जाए। किसानों के विभिन्न मुद्दे हैं। हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है कि जो गांव छूटा हो। गौशाला है आपका कूपों की नालियां अधिकतर टूटी हुई हैं। सरजू नहर खंड तृतीय बलरामपुर की जो नहर है उसकी नालियां टूटी है। किसानों के तेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। खेत में जो गौशाला है, गौशाला के पशु निराश्रित वो घूम रहे हैं, फसल बर्बाद कर रहे हैं। सरकार के यहाँ उस पर धन आवंटन हो रहा है, सब धन व्यय भी हो रहा है, लेकिन किसानों को उसके लिए निजात नहीं मिल रहा है। हर गांव में सार्वजनिक शौचालय है। शौचालय पर समूहों की महिलाओं को सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात किया गया है। कुछ पैसा दे दिया गया है नाम मात्रा के तौर पर। अधिकांश लोगों को मानदेय भी नहीं भुगतान किया गया है। तमाम महिलाएं ऐसी हैं कि जो व्यक्तिगत शौचालय से वंचित थीं, उनके द्वारा लिखा पढ़ी किया गया, लिखित रूप से दिया गया है, जो कि साल भर हो गए हैं, उस पर कोई निदान नहीं किया गया है विकास खंड के द्वारा कि उसकी जांच कराई जाए। बीजेपी से लोकसभा के प्रत्याशी साकेत मिश्रा पहली बार श्रावस्ती पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। इस दौरान साकेत मिश्रा के साथ सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का हुजूम नजर आया, जो श्रावस्ती गिलौला इकौना कटरा होते हुए बलरामपुर पहुंचा। बलरामपुर से वो फिर श्रावस्ती के जिला मुख्यालय भिनगा कार्यालय पहुंचे, जहां पर कई जगहों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हम सभी साथियों पे विचार है कि हम लोग यहाँ पे जनता की सेवा करेंगे और कुछ नहीं। क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे आपके? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य। श्रावस्ती पिछड़ा हुआ जिला है, आप विजय होते हैं तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? सबसे जरूरी है यहाँ पे जो शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं उनमें बहुत बेहतर लाना है और उद्योग लाना है। सहारनपुर में बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने एटीएस के कदम को स्वागत योग्य बताया, जिसमें उसने प्रदेश के 13,000 मदरसों को अवैध बताते हुए उनको बंद किए जाने की योगी सरकार से सिफारिश की है। इस दौरान बजरंग दल विकास त्यागी ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए उन सभी को बंद कराया जाना चाहिए, क्योंकि इन मदरसों की आड़ में विदेशों से अवैध फंडिंग की जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 13,000 मदरसे अवैध पाए गए, ऐसी एक रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा प्रदेश सरकार को दी गई है। मैं एसआईटी के और प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं, स्वागत करता हूं, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि जो मदरसे पूरी तरह से अवैध पाए गए हैं उनके संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन मदरसों को जो पैसा मिला है वो हवाला के जरिए आया होगा, विदेशी फंडिंग आई होगी उस पैसे के जरिए से, और जो है देश के अंदर राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और तथ्य ये हुए होंगे। इसलिए उन सभी अवैध मदरसों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो। इन अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई चलनी चाहिए, होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे भी अभी हजारों की संख्या में मदरसे हैं जो सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके और ये बनाए गए हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे भी मदरसों की और ये गहनता से जांच हो, और देवबंद के दारुल की भी ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भी गैर मान्यता प्राप्त एक मदरसा है, पूरी तरह से अवैध है। इसके खिलाफ भी जो है कड़ी कार्रवाई है सरकार। उधर मथुरा में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी होली के त्यौहार को शांति और सौहार्दपूर्वक तरीके से खत्म कराए जाने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। यातायात और पार्किंग की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को इस बाबत जरूरी निर्देश दिए गए। देखिए, हम सभी अवगत हैं कि ब्रज क्षेत्र का रंगोत्सव विश्वविख्यात है, जिसमें जनपद के कई प्रमुख स्थानों पर विभिन्न तिथियों में रंगोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। और जहाँ तक हम बात करें जनपद मथुरा की, तो लड्डू मार और लठमार होली आपकी बरसाना की, उसके बाद लठमार होली नंदगांव की, उसी तरह रंगभरनी एकादशी के दिन परिक्रमा वृंदावन की, बिहारी जी तथा अन्य मंदिरों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रंगोत्सव का त्यौहार, उसके बाद गोकुल में रंगोत्सव, फालेन में होलिका दहन का कार्यक्रम,
धुलंडी के दिन पूरे जनपद में होली का त्योहार, और उसके बाद हुड़ंगा जो बलदेव, जाव, नंदगांव विभिन्न स्थानों में, ये तो कुछ काम है जो हमने बताया। इसके अलावा पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर रंगोत्सव का त्योहार विभिन्न तिथियों में मनाया जाता है। चाहे बरसाना की हो, चाहे नंदगांव की हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे वृंदावन की हो, चाहे दाऊद जी का हुड़ंगा हो, सभी को लेकर के आज माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक आहूत की गई। बैठक में जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, किस तरह से हम फेस्टिव माहौल देना है, किस तरह से कल्चरल और सांस्कृतिक गतिविधियां कराई जानी है, और साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था किस तरह से कराई जानी है, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर रखी जाए, इन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा हुई। बरसाना की, नंदगांव की लठामार होली और ब्रिज की और होली जिन स्थानों पर होती है, ये बैठक होती है। अब ये प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं, चाहे विद्युत विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, PWD हो, और चाहे पुलिस प्रशासन हो, इन सब की व्यवस्था हुई है। अब के हल्का चेंज किया गया है। कुछ बरसाना के लठामार होली के लिए नागली जी के मंदिर पर जाने के लिए रास्ता है। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर झलवा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्रीय खेल महाकुंभ का आयोजन 9 मार्च से किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित 21 IIT के कुल 1749 प्रतिभागी 15 खेलों में हिस्सा लेंगे। वहीं IIT के निदेशक प्रोफेसर मुकुल शरद सुतावने ने प्रेस वार्ता में बताया कि झलवा परिसर में एक हफ्ते तक चलने वाले इस छठे IIT खेल महाकुंभ में अब तक के सर्वाधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। भारत के कोने कोने से जितने भी IITs हैं, सारे स्टेट्स के इसमें शामिल हो रहे हैं, जैसे साउथ, मिडिल ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट से सारी भारत के कोने कोने की IITs से
अराउंड 1800 बच्चे इसमें शामिल होने वाले हैं। छात्र 1500 है बाहर से और 300 गर्ल्स है, छात्राएँ हैं, है ना। लेकिन उसमें हमारे 2500 बच्चे भी हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इन ऑल पार्टिसिपेशन देखा जाए तो वो अराउंड 4500 के करीब है, 4500 के करीब है। कुल किस तरीके के खेल इसमें शामिल हैं? 15 खेल इसमें शामिल किए गए, इंडोर और आउटडोर सारे। इंडोर में है स्क्वैश, चेस और कैरम, और आउटडोर में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बाद में पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स सारा, है ना, लॉन टेनिस और एक्वेटिक्स। खास करके एक्वेटिक्स जो है वो पहली बार है, क्योंकि हमारे पास स्विमिंग पूल की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इसलिए स्विमिंग पूल से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं वो पहली बार अभी इसमें इंट्रोड्यूस किए। खबर प्रयागराज से, जहां 5 फरवरी को कुछ अराजक तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके थे, वहीं इस मामले में तुरंत एक्शन में आई हंडिया पुलिस के हाथ। सहायक पुलिस आयुक्त ने घटनास्थल की जांच की और जल्द ही मामले में जल्द खुलासा करने की बात कही। अभी जानकारी में आया था कि दिनांक 28 को वंदे भारत एक्सप्रेस पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर मार दिया था, जिससे उसका शीशा क्रैक हो गया था। इस संबंध में इंस्पेक्टर हंडिया के साथ जांच करने आए थे मौके पर और आरपीएफ से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जल्दी इसमें गिरफ्तारी होगी। उधर आयकर इंस्पेक्टर की मां, भाई और भाभी के 8 हत्यारों को अपर सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने फांसी की सजा सुनाई है। डकैती का माल खरीदने वाले 9वें दोषी सर्राफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा पाने वाले 8 दोषियों में 2 महिलाएं भी हैं। आयकर विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रहे नगर निवासी रविकांत मिश्रा के घर डकैतों ने धावा बोलकर सोने चांदी के जेवर लूट लिए थे और वादी की मां पुष्पा देवी, भाई योगेश मिश्रा और भाभी प्रिया की हत्या करती थी। ये सन 2014 में सुरेश शर्मा नगर में छांगमार गिरोह द्वारा डकैती करते हुए 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया। कितने लोगों को इसमें सजा हुई है? इसमें टोटल 9 लोग थे। 9 लोगों में 8 लोगों को फांसी हुई है, मृत्युदंड। बाकी एक जो सुनार था उन लोगों से जो माल खरीदता था लूट डकैती का, उसके लिए आजीवन कारावास। खबर लखनऊ से, जहां आज बेसिक शिक्षा निदेशालय पर नवनियुक्त शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि साल 2016 में यूपी सरकार ने 12,460 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें मेरिट के आधार पर 5500 शिक्षकों को 1 जुलाई और 7 जुलाई को ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया, लेकिन टीचर्स के स्कूलों का आवंटन नहीं किया गया। 2 महीने से लगातार टीचर्स विद्यालय आवंटन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चित्रकूट इंटर कॉलेज की छात्रा साधना देवी हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने सीधे मंडप से ही उठकर परीक्षा केंद्र पहुंची। वहीं नई नवेली दुल्हन को देखकर कॉलेज गेट पर लगे सुरक्षाकर्मी और सचल दल के लोग भौचक रह गए। बाद में मालूम हुआ तो कॉलेज की ही छात्रा निकली है। तो शादी कब थी आपकी? कल थी सर। विदाई कब थी? आज है सर। तो क्या विचार आया मन में? सर हमारा विचार आया कि पहले पेपर है, शादी ब्याह बाद में होता है। महाराजगंज में चुनावी हलचल तेज हो गई है, तो वहीं चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन चुनावी तैयारियों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगा हुआ है। इसी बीच डीएम अनुनय झा ने कहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सीसीटीवी के जरिए बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। साथ ही मतदाताओं से लगातार वोट करने की अपील भी की जा रही है। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक सीएपीएफ की कंपनी प्राप्त हो चुकी है, जो एरिया डोमिनेशन का चार्ट बना है, उसके मुताबिक संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण करेगी और फोर्स के लिए जो भी आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उनका मौका मुआयना किया जा रहा है कि वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं और उनके मुताबिक सुविधाएं मौजूद है या नहीं। इसके अलावा फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। बाहर से जैसे फोर्स हमें आवंटित होगा, एक विस्तृत प्लान तैयार करके उसको जारी कर दिया जाएगा। अभी चूंकि आचार संहिता नहीं लगी है, आचार संहिता से पहले जो तैयारियां होती है वो लगातार की जा रही है, नियमित रूप से की जा रही है। चुनाव 2024 को लेके पूरे जनपद में हमारे 5 विधानसभाएं हैं और 1 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। इसको लेके सभी टीमों का गठन हो गया है और सभी वर्टिकल्स के प्रभारी अधिकारी भी नामित हो गए। ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी शुरू हो गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और असेंबली लेवल पे भी। जो हमारे सर्वेलांस टीम है उनकी आज ट्रेनिंग है। कार्मिकों की ट्रेनिंग और उनका जो चयन है उसके लिए सीडो साहब नोडल हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं।
हमारे जनपद में 3 तरीके से सेंसिटिविटी रहती है। एक तो नेपाल का बॉर्डर है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी रहती है, बिहार का बॉर्डर है उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी है, और हमारे यहाँ जो वन क्षेत्र है वो लगभग 22 से 23% है, जहाँ पे कभी कभी नेटवर्क जो मोबाइल नेटवर्क होता है वो नहीं आता है। तो इन तीनों सेंसिटिविटी को लेकर नेपाल में हमारी 9 जनवरी को बैठक भी हुई थी रूपनदेही और नवलपरासी के CDO साहिबान और कप्तान साहिबान के साथ, और उन्होंने आश्वस्त किया। उधर बांदा में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब शादी के एक दिन पहले लड़की ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों में प्रेम संबंध था। परिवार के लोगों ने दोनों की शादी कराने का फैसला लिया था। अचानक शादी से एक रोज पहले रात को लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। आज ये सुमन नाम की जो लड़की थी इसकी शादी तय हो गई थी, जिसकी आज ही बारात थी और बोधीपुरवा के निवासी दशरथ के लड़के के साथ तय हुई थी। पहले थोड़ा इनका लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग चला और लड़के वाले लड़का का पिता तैयार था, लड़का भी तैयार था शादी के लिए, लड़की तैयार थी, लड़की के माँ बाप भी तैयार थे। केवल लड़के की माँ तैयार नहीं थी, जिसको हम लोगों ने पंचायत के जरिए उसको सुलह समझौता करवा दिया था। शादी भी तय हो गई। आज बारात थी जिसकी, और कल लड़के वाले में खाना पीना करवाया, सब कुछ बढ़िया प्रेम से सब तय तय हो गया। कोई इतराज किसी पक्ष से नहीं था और अचानक रात में ये घटना घट गई। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने 13,000 मदरसों को बंद किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मदरसे धार्मिक शिक्षा का केंद्र हैं। ये संस्थाएं संविधान में दी गई इजाज़त के अनुसार चलती हैं। मौलाना ने कहा है कि भारत के नेपाल बॉर्डर पर सटे हुए कई जनपदों में स्थापित मदरसे कुछ नए नहीं हैं, बल्कि 30-40 साल पुराने बने हुए हैं। जब ये मदरसे बन रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यताएं दी हैं। मान्यता की प्रक्रिया अपनाए जाने के वक्त संबंधित अधिकारी पेपरों को चेक करते हैं। जानकारी ये मिली है कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए 13,000 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो इस सिलसिले में हमारा कहना ये है कि ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं और काफ़ी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं और जहाँ तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक़ है तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। तो इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।